हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। इसको हम घटना चक्र पूर्वावलोकन से कंप्लीट करेंगे। पहले इसके फैक्ट पढ़ेंगे, फिर इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल लगता है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। आज का वीडियो सभी एग्ज़ाम SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और जिन भी एग्ज़ाम में GK आता है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। मई 1934 को पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई। तो जो हमारी सोशलिस्ट पार्टी है, इसकी बैठक कहाँ पर हुई थी? तो पटना में हुई थी। 1934 को मई में हुई थी कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान इन सदस्यों की बैठक अलग से बुलाई गई थी, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। जो सदस्य बैठे थे उन्होंने क्या किया? ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी, औपचारिक मान्यता दे दी इसको। अक्टूबर-नवंबर 1934 को मुंबई में इनकी नीति एवं कार्यप्रणाली तय की गई थी। तो मई में सिर्फ बैठक हुई और ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी गई 1934 को। और अक्टूबर-नवंबर के बीच में इनकी एक और बैठक बुलाई गई, जहां पर मुंबई में इनकी नीति और जो कार्यप्रणाली है वह तय कर दी गई ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। अब आते हैं वर्ष 1934 में। पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक प्रकाश नारायण थे। तो जयप्रकाश नारायण क्या बने? 1934 में जो पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी थी, उसके संयोजक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। तो इसमें जो जयप्रकाश नारायण है उनको पार्टी का महासचिव और जो आचार्य नरेंद्र देव हैं उनको अध्यक्ष चुना गया। इन नेताओं ने युवा वर्गों को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। जितने भी युवा थे वो कहाँ जा रहे थे? कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जा रहे थे। तो कांग्रेस उनको रोकना चाहती थी, इसलिए इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी कांग्रेस में ही। इनके सदस्य और कौन कौन थे? अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली और गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय। इनके अन्य सदस्य में से कौन कौन थे? पहले तो हमने पढ़ लिए, नरेंद्र देव हैं और जयप्रकाश नारायण है ना। और कुछ भी अन्य सदस्य भी थे, जैसे कि अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। तो ये जो जयप्रकाश नारायण है तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, इससे जुड़े हुए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। तो जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार से निकलती है गंगा, तो गंगा शरण सिंह के द्वारा। वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष लगे होते हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, और बहुत आनंद आता है तो रामानंद मिश्र के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। तो जो नरसिंह नारायण है वो क्या थे? तो वह समाजवादी थे। नरसिंह नारायण कौन थे? समाजवादी थे। वे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये भी कहाँ से जुड़ गए? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए, क्योंकि इतना आनंद आ रहा था तो नरहरि भी पहुँच गए। तो नरहरि नारायण समाजवादी थे। ये सोशलिस्ट पार्टी जो बिहार में थी उसके सदस्य थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण है, उनको और क्या कहा जाता है? तो उनका उपनाम है लोकनायक। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। तो जो जयप्रकाश नारायण हैं उन्होंने राम मनोहर लोहिया और जो अरुणा असफ अली हैं उनके साथ मिलकर 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था इसमें गुप्त रूप से जनता को संगठित किया था। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया। कहाँ पर किया गया है? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया है। किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। वर्ष 1999 मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो जो हमारे जयप्रकाश नारायण हैं इनको उनके मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। कब? 1999 में। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो जब अप्रैल में
1946 में जब जयप्रकाश नारायण जेल से रिहा हुए तो उस दिन क्या मनाया गया? जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बंकीपुर मैदान में यह जनसभा हुई थी जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना एवं जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई थी। तो पटना के जो बंकीपुर मैदान है वहाँ पर एक जनसभा बुलाई गई जिसमें जो राजनीतिक बंदी थे उनको जेल से रिहा करने के लिए एक राजनीतिक जो नीति थी उनकी आलोचना की गई और जयप्रकाश नारायण को रिहा करने की मांग की गई थी। 20 मई 1936 को मुंबई में 21 उद्योगपतियों ने मुंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए थे। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों का प्रतिपादन का विरोधी था, जैसे कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। तो 20 मई 1936 को मुंबई में कुछ उद्योगपति 21 उद्योगपति आए, उन्होंने मुंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए और यह मैनिफेस्टो क्या था? प्रत्यक्ष रूप से जो समाजवादी आदर्श हैं उनको प्रतिपादन का विरोध करता था, जैसे कि नेहरू जी ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। अब आते हैं हमारी जो अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी है या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में बुलाई थी इन्होंने कि भैया सब लोग आओ और पटली पे बैठो। मई 1934 को पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान इन सदस्यों की एक अलग से बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, जो कि औपचारिक मान्यता दी गई थी इसको। नवंबर से अक्टूबर 1934 में मुंबई में एक और बैठक बुलाई गई जिसमें इसकी नीतियां और कार्यप्रणाली तय की गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर? पटना में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन या एवेजन की वकालत की गई थी। तो पहला तो अलग ही गलत दिख रहा है। फिर आता है यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी, तो ये भी गलत है। इन्होंने अल्पसंख्यक और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की वकालत की थी, तो ये भी गलत है, सभी गलत हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पाद एवं करों के बहिष्कार का समर्थन किया था, ना कि करों के अपवंचन का। तो जो ब्रिटिश सरकार मतलब उत्पाद हैं ब्रिटिश सरकार की, कर हैं, उनके बहिष्कार का समर्थन किया था, ना कि करों का अपवंचन। किसके द्वारा? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे वह समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था। जो सर्वहारा वर्ग है उनका अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, बल्कि ये मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इन्होंने अल्पसंख्यक और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की है। इनके द्वारा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मांग नहीं की गई है, अतः सभी विकल्प गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 को हुई थी। संस्थापक इनके थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य में आते हैं अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, परशुतम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी और अशोक मेहता जैसे व्यक्तित्व शामिल थे। प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? तो इनका संयोजक रहे हैं जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण रहे। इनके संस्थापक में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव बनाया गया, आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया और इस पार्टी ने युवा वर्गों को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। क्यों? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, युगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था।
जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं हमारे जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा अशरफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता पार्टी को संगठित किया था। 5 जून 1974 को पटना में गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और 1999 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो इनको कहा जाता है लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो इनको लोकनायक की उपाधि दी गई है। जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया जाता है? तो अप्रैल 1946 को मनाया गया था। अप्रैल 1946 को जयप्रकाश नारायण की रिहाई के दिवस पर जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बंकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल से रिहा करने के लिए सरकारी नीति की आलोचना, मतलब जेल में रखने के लिए सरकारी नीति की आलोचना की गई और जयप्रकाश नारायण की रिहाई की मांग की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्तांतरित मुंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, इसको समस्त भारत में बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, तो ये भी सही है। 21 उद्योगपति इसमें शामिल हुए थे। मई 1936 को मुंबई के 21 उद्योगपतियों ने मुंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों का प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि इस मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला है। इससे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत हासिल की थी। तो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके तहत 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए और कांग्रेस ने अपने जो विरोधी दल था उसका सफाया करते हुए 5 प्रांतों में, कहाँ पर? मद्रास में, जहाँ पर 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें जीती थी। बिहार में 75 बहुमत के साथ 152 में से 98 सीटें प्राप्त की थी। मध्य प्रांत बरार से 61% के साथ 112 में से 70 सीटें प्राप्त की थी। संयुक्त प्रांत में से 65% के साथ इन्होंने 228 में से 134 सीटें प्राप्त की थी। उड़ीसा में 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें प्राप्त की थी और पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। फिर आता है कांग्रेस मुंबई में 175 में से सिर्फ 86। असम उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। तो असम में, मुंबई में और जो उत्तर पश्चिम प्रांत है यहाँ पर कांग्रेस एक बड़े दल के रूप में उभरी थी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गई थी। तो बंगाल में, पंजाब में और जो सिंध है वहाँ पर कांग्रेस बड़ा दल नहीं बन पाई थी। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह था। तो जो 1937 में चुनाव हुए थे उसके द्वारा जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसका कार्यकाल सिर्फ 28 माह था। जुलाई 1937 के बाद 6 प्रांतों में इनके अपने मंत्रिमंडल गठित किए गए थे। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। तो कितने प्रांतों में? जो 6 प्रांत हैं वहाँ पर 1937 में इन्होंने अपना मंत्रिमंडल गठित किया था। यह प्रांत थे मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। कौन कौन से प्रांत थे ये? मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिम उत्तर प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दल के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनवाए थे। तो बाद में जो पश्चिम उत्तर प्रांत है, असम है, वहाँ पर कांग्रेस ने सहयोगी दल के साथ मिलकर मंत्रिमंडल का गठन किया था। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों की
स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को सम्मिलित किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। तो वहाँ पर स्टार्ट हो गया है 1939 में दूसरा विश्व युद्ध, जिसमें कांग्रेस की स्वीकृति नहीं ली, भारतीयों से स्वीकृति नहीं ली, बल्कि इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को इसमें युद्ध में सम्मिलित कर दिया। इसके विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत में सभी मुसलमानों ने 22 दिसंबर को दिन शुक्रवार को 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने की आह्वान किया था। जैसे ही कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, मुस्लिम लीग खुश हो गई, तो इन्होंने क्या मनाया है उस दिन, तो 22 दिसंबर को 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है, और उस दिन क्या था, शुक्रवार का दिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत बिहार में कांग्रेस द्वारा काश्तकारी बिल पारित किया गया था। संयुक्त प्रांत और जो बिहार है वहाँ पर जो कांग्रेस सरकार है उसके द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए थे। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी जो संयुक्त प्रांत है वहाँ पर कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेली ही सरकार बनाई थी। जो संयुक्त प्रांत है वहाँ पर सिर्फ कांग्रेस थी और अकेली ही इसने सरकार बना ली थी। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे। तो इस सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं वह बने थे गोविंद वल्लभ पंत, और कानून और जो न्याय मंत्री थे वो कौन बने थे, कैलाश नाथ काटजू जी बने थे। जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेश में मुसलमानों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कार्यक्रम इस प्रकार से था। पहला आता है पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939, फजलुल हक रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939। कांग्रेस की जो मुसलमान थे, कांग्रेस तो भैया जहाँ पर प्रशासन कर रही थी वहाँ पर मुसलमानों से रिलेटेड जितनी भी शिकायतें थीं उनके संबंध में रिपोर्ट दी गई थी। और कौन कौन सी रिपोर्ट आई थी, तो पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939, फजलुल हक रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939। अब आते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्नलिखित में किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो पंजाब में नहीं मिला था, बल्कि मध्य प्रांत, बिहार और मद्रास में पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया कर दिया। 5 प्रांतों में मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत और बरार, संयुक्त प्रांत उड़ीसा में इसको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। कांग्रेस मुंबई, मद्रास एवं उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप से वंचित रह गई थी। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांत मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, मुंबई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की थी। बाद में पश्चिम उत्तर प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित किया था। मुंबई में कांग्रेस को लगभग बहुमत ही प्राप्त हुआ था, वो भी 56% मतों के साथ, और 68 सीटें मिली थी। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में से किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था, तो ये कौन सा है, बंगाल और पंजाब। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त राज्यों की संख्या थी, तो वो कितनी थी, 5 थी, पूर्ण बहुमत प्राप्त था इनको। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां पर 1937 में कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था। तो पंजाब में नहीं था, बंगाल में नहीं था, बस दोनों जगह नहीं था।
तो बस बंगाल और पंजाब में इनका पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था, ये बड़े दल के रूप में नहीं आई थी। वह कौन सा प्रांत है जहां पर 1937 में आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो ये क्या है? असम है, मुंबई है, दोनों है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। वह प्रांत जहां पर 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, तो वो थी कहाँ पर? बंगाल में। जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे, जो थी मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। पश्चिम उत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाया था। 1937 में चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था? तो 6 में बनाया गया था इनके द्वारा। निम्नलिखित में से एक प्रदेश में 1935 अधिनियम के तहत कांग्रेस की मंत्रिमंडल गठित नहीं की गई थी, उसका नाम क्या है? पंजाब में नहीं की गई थी। 1935 में अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितने रहा था? तो 28 माह रहा था। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठित किया। 6 प्रांत थे मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिम उत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दल के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाया था। दूसरे विश्व युद्ध में कांग्रेस जो भारत है, भारतीयों की स्वीकृति के बिना ब्रिटेन के द्वारा भारत को सम्मिलित कर लिए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 को दिन शुक्रवार में दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था। 1937 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन कितने महीने रहा था? तो ये 28 महीने बस रहा था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। कब? 22 दिसंबर को। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त कर दिया था? तो वह कार्यकारिणी समिति 1937 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत, बिहार और कांग्रेस सरकार द्वारा किस्तकारी बिल पारित किए गए थे। कहाँ पर? संयुक्त प्रांत में और बिहार में। सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए गए थे। 1937 में चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो ये दिया गया था रफ़ी अहमद किदवई को। वर्ष 1937 में संपन्न हुए प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेली ही सरकार बनाई थी। इन सरकारों में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, कानून एवं न्याय मंत्री कैलाशनाथ काटजू और वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई जी को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर चर्चा कीजिए। इन्होंने में आती है पीरपुर रिपोर्ट, शरीफपुर और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। ये सब क्या थी? रिपोर्टें थी शिकायतों से रिलेटेड। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कार्यक्रम रहा है। पीरपुर रिपोर्ट यह 1938 में आई थी। शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में। फजल उल हक रिपोर्ट मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल यह दिसंबर 1939 में आई थी। नेक्स्ट हमारा कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार अध्यक्षता की थी या पहली बार अध्यक्ष बने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। कब? 1938 में। कहाँ पर? हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस इसमें पहली बार अध्यक्ष बने थे। 1939 में त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। कौन? सुभाष चंद्र बोस। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी ने
मतभेद के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। जिसमें क्या हुआ, देखो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर जो पट्टाभी सीतारामैया है वो और सुभाष चंद्र बोस चुनाव में खड़े हुए। गांधी जी समर्थन कर रहे थे पट्टाभी सीतारामैया का, और जीत गए कौन, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को इसमें पसंद नहीं आया कि ये बन गए, हमने जिसको समर्थन दिया था उसको बनना चाहिए था। लेकिन मतभेद के कारण जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मतलब फिर से जो पट्टाभी सीतारामैया था वो अध्यक्ष पद पर नहीं चुने गए, बल्कि कौन बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता की गई है। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया गया और इन्होंने क्या स्थापना की है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। तो यह किस विचारधारा पर आधारित था, वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, जब सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाया और ब्रिटेन एवं जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाही। सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे कि दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है, यूरोप पर खतरा मंडरा रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध का फ़ायदा उठाकर भारत की स्वाधीनता चाह सकते हैं। इनका विश्वास था कि आयरलैंड की इतनी पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। तो जो इनका विश्वास किसमें था, जो आयरलैंड में एक कहावत थी उस पर, और आयरलैंड की कहावत क्या थी कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के अवसर पर है या अवसर है। इंग्लैंड की आवश्यकता और आयरलैंड के लिए क्या है, अवसर है। इन्होंने गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेता को भी नीति में लाना चाहा था, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली। इन्होंने चाहा कि कांग्रेस के कई नेता और गांधी जी भी इनके साथ हो जाए, लेकिन वो नहीं आए। तो इन्होंने क्या किया, जो इंग्लैंड के दुश्मन थे उनसे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सहायता ली। अब आते हैं हमारे त्रिपुरी अधिवेशन से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला आता है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, और ये पहली बार बने थे। कहाँ पे, हरिपुरा अधिवेशन, गुजरात में। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातलब है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को हराया था और अध्यक्ष पद से निर्वाचित हुए थे। बाद में इन्हें इस्तीफा दे दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो SC बोस के द्वारा की गई थी। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 है, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता हुआ था। यह किस राज्य में है, तो यह गुजरात में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है, तो यह त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। 1939 में कांग्रेस में त्रिपुरी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया के बीच में चुनाव हुआ, जिसमें 1377 मतों के मुकाबले में 1580 मतों से जीते थे सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने थे, तो यह त्रिपुरा अधिवेशन है, त्रिपुरी अधिवेशन में बने थे। 1938 में हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए निर्विरोध। फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हराया और दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु इन्होंने कार्यकारिणी गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, त्रिपुरी हुआ था 1939 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को हराया था। कब, किसको हराया था, पट्टाभी सीतारामैया को हराया था 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, तो ये था त्रिपुरी अधिवेशन 1939। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और
दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो यह कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस एवं कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्यकारिणी समिति या कार्य समिति बनाए, परंतु गांधी जी ने इसी अस्वीकार करके सुभाष चंद्र बोस से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचारों के लोग हों, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि अपने आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करें, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करें, किंतु गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के बादल यूरोप पर मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन एवं जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः इन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को भी इस नीति में लाना चाहा, लेकिन आए नहीं। तो इन्होंने भारत की स्वाधीनता या स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली। इसके साथ आज का वीडियो हमारा होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।